हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर में अपना चैप्टर 8 इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू। ठीक है, जो हमारे आज विषय होंगे वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट होगा हमारा संरचनाओं के रूपकार, अर्थात किस किस तरह की संरचना इंडो इस्लामिक वास्तुकला में देखने को मिलती है, उनकी शैलियों के प्रकार, उदारतापूर्वक ग्रहण करना और प्रभाव पड़ना, अर्थात किस किस जगह से हमारे भारत में कैसे कैसे प्रभाव हुआ, जिससे शैलियाँ हमारे भारत देश में आई और कैसे हमने उनको ग्रहण किया। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे अन्य साज सज्जात्मक रूप की, भवन निर्माण सामग्री की, किला या दुर्ग, मीनार, मकबरे, सराय, जो ये संरचनात्मक कला देखने को मिली है, और इमारतें। ठीक है, तो यदि हम बात करें 12वीं शताब्दी तक भारत भव्य परिवेश में विशाल भवन बनाने की प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित हो चुका था। उस समय यहाँ भवन निर्माण जैसे शहतीरों, टोडों और अनेक खंभों के सहारे छत, चाप, मेहराब, डाट, तोरण आदि देखने को मिले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं संरचनाओं के रूपकार के बारे में। तो संरचनाओं का जो रूपकार देखने को मिला है वो मिला है जैसे रोज़मर्रा की इबादत करने के लिए मस्जिदें, उसका हम एग्जांपल ले सकते हैं जामा मस्जिद, मकबरे, दरगाहें, मीनारे, हमाम, सुनियोजित बाग बगीचे, मदरसे, सराय या कारवा सराय। सराय आप सभी को पता है व्यापारियों के लिए या कोई भी यात्रियों के लिए ठहरने के लिए एक जगह होती थी मध्यकालीन भारत में। और इंडो इस्लामिक जो वास्तुकला है हम सभी जानते हैं कि मध्यकालीन में उभरी है, जब ईरानियों का, अफ़गानियों का, इन सब का हमारे देश में आगमन हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे कोस मीनारों के बारे में। तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर सीरियाई, फारसी और तुर्की प्रभाव आदि देखने को मिले हैं, अर्थात इंडो इस्लामिक अर्थात इंडिया और इस्लाम की मिलीजुला रूप कला में, स्थापत्य कला में मिलाजुला रूप। तो यदि हम बात करें शैलियों के प्रकार के बारे में, तो शैलियों के प्रकार में इंडो इस्लामिक वास्तुकला को परंपरा की दृष्टि से कई श्रेणियों में बांटा जाता है, जिनके नाम है शाही शैली, जो दिल्ली सल्तनत में देखने को मिली है। प्रांतीय शैली मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर में देखने को आपको मिल सकती है। मुगल शैली की बात करें तो दिल्ली, आगरा और लाहौर में बनी कुछ मकबरे, मीनारे इनमें देखने को मिलेगी। दक्कन शैली हमें बीजापुर और गोलकोंडा में देखने को मिलेगी। यह कुछ श्रेणियां हैं जो वास्तुकलात्मक कार्यों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं और इसलिए इन्हें अपरिवर्तनीय खांचों में बांधकर नहीं रखा जा सकता है, अर्थात अपरिवर्तनीय खांचे जिनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उनमें ये बांधकर नहीं रखे जा सकते हैं, अर्थात इनमें बहुत परिवर्तन देखने को भी मिले हैं आगे चल के समय के साथ साथ। आगे बात करें उदारतापूर्वक ग्रहण और प्रभाव के बारे में, तो प्रांतीय शैलियों में बंगाल और जौनपुर की वास्तुकला को अलग माना जाता है। गुजरात की वास्तुकला का एक अलग क्षेत्रीय स्वरूप था, क्योंकि उनके जो संरक्षक थे उनके मकबरे, मस्जिद और दरगाहों के लिए क्षेत्रीय मंदिर परंपराओं के कई तत्व अपना लिए थे उन्होंने, जैसे तोरण, मेहराब और सरदर, लिंटल, घड़ी और जंजीर के नमूने। यदि मैं बात करूं इस चीज़ को समझने की, तो उदारतापूर्वक ग्रहण अर्थात जो अफ़गानी आए, जो फ़ारसी आए, जो तुर्कीज़ लोग आए, तुर्की से आए, उन्होंने जो उनकी वहाँ की वास्तुकला थी उसके साथ साथ उन्होंने हमारे भारत की कुछ वास्तुकला भी अपनाई, जिसमें उन्होंने तोरण, मेहराब का यूज़ किया, जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाए, जो कला स्थापत्य बनाए, जो स्कल्पचर बनाए, उसमें उन्होंने तोरण, मेहराब का यूज़ किया, जो इंडिया में आपको देखने को मिला है, भारत में बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से रिलेटेड है, ये बहुत पहले का है, तो उन्होंने इस चीज़ को कॉपी किया। घंटी आमतौर पे हमें अपने मंदिरों में देखने को मिल जाती है। जंजीर के नमूनों का उत्करण, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने यहाँ से ग्रहण की और कुछ अपनी उन्होंने ली, अपनी शैलियों का प्रयोग किया और दोनों को मिक्स करके कुछ अलग नई शैली का रूप दिया गया। ठीक है, आगे बात करें अन्य सज्जात्मक रूप की, तो जो उन्होंने
स्ट्रक्चर बनाए थे, जो भव्य मकबरे बनाए थे, उनकी सज्जात्मक रूप की बात करें तो इन रूपों में कटाव अर्थात कुछ मुड़ाव, उत्कीर्णन या गचकारी के लिए प्लास्टर पर डिज़ाइन की कला। प्लास्टर पर डिज़ाइन की कला हर किसी के यहाँ पे देखने को मिल सकती है। पहले टाइम में आपसे 20 या 30 साल पहले भी जब घर बनते थे तो हर कोई अपने घरों पे सन लिखवाता था कि ये किस सन में बना घर है या कि किसका घर है, तो वहाँ पे सीमेंट से, प्लास्टर से वो डिज़ाइन बनाते थे। ठीक है, तो ये उसी तरह का है कि प्लास्टर पर डिज़ाइन की कला शामिल है। इस कला में तरह तरह के फूल शामिल थे जो खास तौर पर ईरान में प्रचलित थे। ठीक है, आगे बात करें तो 14वीं 15वीं और 16वीं शताब्दी में दीवारों और गुंबदों की सतहों पर, ठीक है, दीवारों की जो गुंबद थी उनकी सतहों पर टाइल भी लगाई जाने लगी। उस समय जो लोकप्रिय रंग था इनका वो था नीला, फिरोजी, हरा और पीला। अन्य साज सज्जा में बेल बूटो, सॉरी ये मिसप्रिंट है, बूटो नहीं है, ये बूटो है। बेल बूटो का काम सुलेखन और ऊंचे तथा नीचे उभारदार उत्कीर्णन में शामिल था। तो ऐसी कुछ हैं, आप कहीं गए होंगे, आपने कोई मकबरा देखा होगा, वहाँ पे बेल बूटों का बहुत प्रयोग किया गया है। बेल बूटों का प्रयोग मैं बताऊँ तो जैसे हमारे मंदिर हैं तो मंदिरों में क्या होता है, भगवान से रिलेटेड होता है, कुछ ना कुछ बना होता है मंदिरों में। चूँकि जो हिंदू धर्म है उसमें ना भगवान की मूर्तियाँ, ये लिखा हुआ सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन जो इस्लामिक धर्म था उसमें ना सजीव कोई चित्र नहीं थे, इनको कोई इजाज़त नहीं थी सजीव कुछ चित्र बनाने की या किसी भगवान को, अल्लाह को कोई रूप देने की। तो ये जो अपने मकबरों की सज्जा करते थे वो बेल बूटों अर्थात प्रकृति पे निर्भर होता था। आगे बात करें तो 16वीं शताब्दी और उससे आगे जो चापे, तिपुलिया, बहुत सी बेल बूटों वाली कला बनाई जाने लगी। व्योम रेखा केंद्रीय गुंबद, इसकी बात करें, और अन्य छोटे गुंबद जिन पे छतरियाँ होती थी और छोटी छोटी मीनारें होती थी, उनका मिला जुला रूप देखने को मिलता था। और जो केंद्रीय गुंबद की चोटी होती थी उस पे उल्टे कमल पुष्प का नमूना होता था। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, उल्टा कमल पुष्प हमने पहले भी पढ़ा है, सारनाथ का स्तंभ हमने पढ़ा था, तब भी उसमें उल्टा कमल हमें देखने को मिला था, है ना। तो देखिए आप, इन्होंने यहाँ से कॉपी किया है, तो ये चीज़ इन्होंने कॉपी की और इसको अपने गुंबद और चोटी पे इन्होंने बना दिया, तो मिला जुला रूप हो गया भारत का भी और ये गुंबद बनाने का ईरानियों का भी या फिर तुर्कियों का। आगे हम बात करें तो एक धातु या पत्थर पर कलश, कलश हमने पढ़ा है नागर शैली में और द्रविड़ शैली में, जो चोटी के ऊपर होता था, तो वो भी आप रिलेट कर सकते हैं कि ये भी हमारी उससे भारत की कला से इन्होंने लिया है। तो ऐसा कुछ मिला जुला रूप देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करें तो भवन निर्माण में जो सामग्री प्रयोग होती थी उस सामग्री में जो लोकप्रिय सामग्री थी वो रोड़ी कंकड़ आदि का मिला जुला रूप था। और उस समय की सभी जो भवनों की जो दीवारें थी वो काफ़ी मोटी होती थी, क्योंकि जो भवन होते थे वो राजाओं के होते थे और उनको मजबूती इसलिए दी जाती थी कि दूसरा जो आक्रमणकारी कोई राजा हो तो उससे वो टूटे ना या वो आक्रमण से उन्हें बचा सके। और जो निर्माण के काम में कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जैसे स्फटिक, बलुआ पत्थर, पीला पत्थर और संगमरमर आदि। ठीक है, आगे बात करें, देखिए अगर मैं ये आप चित्र यहाँ पे देख रहे हैं इधर, तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, बेल बूटी, पत्तियाँ। तो इस तरीके से उनके मकबरे सजे होते हैं, आज भी देखने को मिलते हैं। आगे बात करें तो ऊंची मोटी प्राचीरों, फसीलों व बुर्ज के साथ विशाल दुर्ग बनाना मध्यकालीन भारतीय राजाओं तथा राजघराना की विशेषता थी, क्योंकि ऐसे अभेद्य किलों को अक्सर राजा की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। यहाँ पे आप अगर रिलेट करें तो आप हर किसी ने पद्मावत मूवी देखी होगी, तो पद्मावत मूवी में वो जो किला था रानी पद्मावती का, वो इतना ऊंचा था कि अलाउद्दीन खिलजी वहाँ तक जा नहीं पाया था, है ना। तो वो इतनी ऊंचाई पे बना रखा था और उसकी इतनी ऊंची ऊंची दीवारें थी कि वहाँ पे जो वो तोप और गोले भी फेंकने की कोशिश करें तो वो तक भी नहीं पहुँच पा रहे थे।
है ना। तो कुछ ऐसा होता था, ये जो दुर्ग होते थे वो इतने बड़े और इतनी ऊंचाई पर होते थे, उनकी दीवारें इतनी बड़ी बड़ी होती थी, जो राजा को ना एक शक्ति भी देती थी उसकी सुरक्षा के लिए, और ये उनकी शक्ति का प्रतीक भी माना जाता था। इसका एक एग्जाम्पल यदि हम देखें तो दौलताबाद का किला और ग्वालियर का किला आदि। ठीक है, आगे बात करें मीनारों के बारे में, तो स्तंभ या गुंबद का एक अन्य रूप मीनारें थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वत्र पाई जाती थी। ठीक है, मध्यकाल की जो सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक मीनारें थी वो थी दिल्ली की कुतुब मीनार और दौलताबाद के किले की चांद मीनार। ये चांद मीनार है और कुतुब मीनार सभी ने देखी होगी। ठीक है, आगे बात करें तो इन मीनारों का जो उपयोग होता था वो हर किसी को पता है। आज भी हम मस्जिदों के आसपास देखें तो 4 मीनारें बनी होती ज़रूर हैं उनके चारों तरफ, तो उनका यूज़ होता था अजान लगाने के लिए। और कुतुब मीनार का संबंध यदि हम देखें तो कुतुब मीनार का संबंध संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार से भी जोड़ा जाता है। 13वीं सदी में बनाई गई ये मीनार 234 फुट की ऊंची है। आगे बात करें चांद मीनार के बारे में, तो चांद मीनार का जो निर्माण है वो 15वीं शताब्दी में किया गया, जिसकी ऊंचाई 210 फीट ऊंची है और इसकी 4 मंजिलें हैं जो ऊपर की ओर क्रम से पतली होती जाती हैं। आप देख रहे हैं 1 2 3 और एक ऊपर है 4। ठीक है, तो इस तरह से इसका कुछ स्ट्रक्चर है, ये बना हुआ है। आगे बात करें तो यह आंडू रंग से पुती हुई है। ये आडू रंग है, पता नहीं कैसा, ये कुछ अलग रंग का नाम दिया गया है, तो ये इस रंग से रंगी हुई है, पुती हुई है। यह मीनार एक ईरानी स्मारक की तरह दिखाई देती है। तो ये ईरानी स्मारक का एक अच्छा खासा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। मकबरों की यदि हम बात करें तो मकबरा क्या होता है? मकबरा होता है यदि कोई राजा या फिर कोई भी शासक मर जाता था मध्यकालीन भारत में इस्लामिक धर्म में, तो उसकी जो कब्र होती थी उसके ऊपर एक मकबरा बना दिया जाता था जो उसकी याद में होता था, जो उसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता था कि इसके नाम का मकबरा है। और ऐसा कुछ मानते थे कि अगर हम उनको इतना अच्छा भव्य जगह देंगे तो ऊपर जाके उनको जन्नत प्राप्त होगी। जैसा जितना सुंदर आप मकबरा बनाएंगे उतना ही उनको ऊपर अच्छा जगह मिलेगी। ठीक है, ऐसा कुछ इनके दिमाग में था। ठीक है, आगे बात करें तो मकबरों के बारे में, शासकों और शाही परिवार के लोगों की कब्रों पर विशाल मकबरे, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये मध्यकालीन भारत का एक लोकप्रिय रिवाज था। ऐसे मकबरों के कुछ सुप्रसिद्ध उदाहरण हैं जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक, हुमायूं, अब्दुल रहीम खान खाना और आगरा स्थित अकबर व एतमादुद्दौला का मकबरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एतमादुद्दौला पे यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आप एक बार इसके बारे में डिटेल देख लीजिएगा। संगमरमर से रिलेटेड इसका एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही फेमस है, तो आप एतमादुद्दौला पे स्टडी करेंगे। आगे बात करें सरायों के बारे में। सराय मध्यकालीन भारत की एक अत्यंत दिलचस्प परंपरा बना थी जो भारतीय उपमहाद्वीप में शहरों के आसपास बनाई जाती थी। जो सराय होती थी वो आमतौर पर वर्गाकार या आयताकार भूखंड पर बनाई जाती थी और इसका प्रयोजन जो था वो भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, सौदागरों, व्यापारियों आदि को कुछ समय ठहरने की व्यवस्था करना था। आगे हम बात करें अन्य इमारतों के बारे में जो फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, उनको भी ज़रा हम देख लेते हैं। तो जो लोगों के लिए इमारतें हैं ऐसा दिया गया है, तो मध्यकालीन भारत की जो वास्तुकला है उसका अनुभव राज्य, रजवाड़ों या शाही परिवारों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के सामान्य वर्गों द्वारा और उनके लिए भी सार्वजनिक और निजी तौर पर भवन आदि बनाए गए, जिनमें अनेक शैलियाँ, तकनीकों और सजावट का मेल पाया जाता है। इन इमारतों में रिहायशी इमारत, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, स्मृति द्वार और भवनों के मंडप, बाग बगीचे, बाजार आदि शामिल हैं। जो सामान्य लोगों के लिए बनाए जाते थे वो भी कुछ थे, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया। मस्जिद में कौन जाता है? सामान्य लोग जाते हैं और बड़े लोग भी जाते हैं। कुछ इमारतें बनाई गई, कुछ बाग बगीचे बनाए गए जिनमें सामान्य लोग भी जा सकते थे। कुछ भवन बनाए गए, कुछ दरगाह बनाई गई। ठीक है, तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर भी बनाए गए हैं, कुछ किले बनाए गए हैं जहाँ पर सामान्य लोग जा सकते थे। आगे हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट जगहों के बारे में जिनके बारे में कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं।
तो मांडू एक महल है मांडू का, जहाँ पे ये देखने को मिलता है। मांडू प्रकृति के साथ वास्तुकला की अनुकूलन का एक उत्तम उदाहरण है। अर्थात जहाँ जितना इसमें किया गया है कार्य, इसमें डिजाइनिंग की गई है, कलाकारी की गई है, वो प्रकृति की वास्तुकला दिखाती है। आगे बात करें हिंडोला महल की, तो हिंडोला महल भी इसी काल का एक भव्य उदाहरण रहा है तथा होशंग शाह का मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण बना। जहाज महल की यदि हम बात करें तो उस काल का एक जहाज महल भी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो 2 मंजिली इमारत है और जिसकी शक्ल पानी के जहाज जैसी थी, और यह 2 जलाशयों के बीच स्थित है, और इनकी जो छत और बरामदे हैं और मंडप हैं वो जो है वो पानी की तरफ लटके हुए हैं। जो चारों तरफ इसके पानी है, वो इसकी छज्जे बरामदे जो हैं वो थोड़ा इस पे लटके हुए हैं, और इसे सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ऐसा कहा गया है। आगे बात करें रानी रूपमती का दोहरा महल, जो दक्षिणी प्राचीर पर बना हुआ है, जहाँ से नर्मदा घाटी का अति सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यदि स्थानीय परंपरा का साहसिक उल्लेख करें तो ये कहा जा सकता है कि मांडू जो प्रांतीय शैली की वास्तुकला है वो दिल्ली के शाही भवनों की कला के बहुत नज़दीक है, और जो मांडू की वास्तुकला है के बारे में जो दिया गया वो तथाकथित पौरुषपूर्ण और आडंबरहीन शैली है, जिसमें जालियां हैं, फर्शी कुछ जालियां हैं और झरोके हैं। ये आप में स्प्रिंट हो गया, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। और संरचनाओं का जो संरचनाएं हैं वो थोड़ी हल्की दिखाई गई हैं और सुडौल रूप से दिखाई गई हैं, और ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला की अनुभव की कहानी कहता है। ठीक है, आगे बात करें तो ताजमहल के बारे में हर कोई जानता है, दुनिया की वंडर में, अद्भुत में कि ये शामिल है। तो बात करें ताजमहल के बारे में, ताजमहल भी मध्यकालीन भारत और इंडो इस्लामिक का एक बहुत ही भव्य उदाहरण है, देखने को मिलता है। तो ताजमहल की जो भव्यता है और जो इसकी शालीनता है, जो ताजमहल की भव्यता शालीनता, उसकी जो आडंबरहीन और सरल योजना व उसके विभिन्न अंगों के बीच जो समानुपात है, वो उसका एक उत्कृष्ट आपको देखने को मिलता है। यदि आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, बहुत ही बारीकी से यदि आप देखें तो बहुत ही सुंदर तरीके से ये बनाया गया है, एक बैलेंस करके हर चीज़ का बनाया गया है। और सभी जानते हैं यमुना नदी के किनारे स्थित है, और जो इसका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ऊंचाई पर बनाया हुआ है, बहुत बड़े चबूतरे पे ऊंचाई पे बनाया हुआ है, और ये आकाश में खड़ी इमारत जैसी दिखाई देती है, और है भी ये बहुत ही सुंदर इमारत। ताजमहल के स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, ताजमहल के अंदर अंदर क्या क्या है और ये किस प्रकार से बना हुआ है, तो ताजमहल भी मकबरे के अंतर्गत आता है, चूँकि इसमें मुमताज महल की कब्र है ठीक है। और ये जो इमारत है वो वर्गाकार है, और इसके जो खांचे हैं वो 8, इसकी जो साइड्स हैं, ठीक है, ये अंदर से आप देखें तो इसमें 8 साइड्स हैं, कोने हैं, अर्थात कोने हैं, और उनके बीच जो गहराई है, वो संरचनात्मक जो विशेषताएं हैं वो बहुत ही भव्य तरीके से बनाई गई हैं। जो संपूर्ण इमारत का उठाव है वो भिन्न भिन्न सतहों, छाया, रंगों आदि का आभास उत्पन्न कराता है कि कहाँ से ये उठा हुआ है, कहाँ से थोड़ा छाया पड़ रही है, कहाँ से थोड़ा टेढ़ा है, हर तरीके का आभास हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से बनाया गया है कि जो इसमें जिस तरीके का कार्य किया गया उसका आभास आपको पूर्ण रूप से हो। ताजमहल की सुंदरता में वृद्धि करने के लिए उसकी भीतरी और बाहरी सतहों पर 4 तरह के अलंकरण का प्रयोग किया गया है। जाली झरोकों में जड़े संगमरमर में जो सुकोमल नक्काशी की हुई है, दीवारों और मकबरों के पत्थरों पर पीले संगमरमर, जेड और जेप्सर की जड़ाई का काम किया हुआ है। अतः अंत में सफ़ेद संगमरमर पर जेप्सर के द्वारा कुरान की आयतें भी देखने को मिली है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इंडो इस्लामिक थी इमारतें जिनके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी था। ठीक है, इन सब के बारे में आप पढ़िएगा, देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास ये आपका रह गया एक गोल गुम्बद टॉपिक है, इसको और कवर कर लेते हैं हम। तो गोल गुम्बद जो है वो कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है, और यह गुम्बद बीजापुर के आदिल शाही राजवंश के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहा जाता है।
ये जो गुंबद है यह एक विशाल वर्गाकार भवन है जिस पर एक गोलाकार ढोल, ये देखिए आप, ये इस पे एक ये ढोल जैसा कुछ बना गुंबद बनाया गया है और ढोल पर एक शानदार गुंबद टिका हुआ है जिसके कारण उसे नाम दिया जाता है गोल गुंबद, अर्थात एक गोल गुंबद के ऊपर एक और गुंबद इन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है। इस इमारत की जो एक भव्यता है, अर्थात ये जो इमारत जिस वजह से बहुत प्रसिद्ध है, तो इसमें एक आश्चर्यजनक ध्वनि प्रणाली दी गई है। सोचिए आप उस वक्त के कलाकार भी कितने निपुण होते थे कलाओं में। जो ये गुंबद बनाया है, ये जो स्थापत्य कला है, ये स्ट्रक्चर जो इन्होंने बनाया है वो इस तरीके से बनाया है कि इस के अंदर यदि आप फुसफुसा के भी बात करेंगे ना तो वो बहुत तेज़ और बहुत टाइम तक मतलब वो रिपीट होता रहेगा। कुछ इस तरीके से इसका निर्माण बनाया गया है, किया गया है। तो वही है, धीरे धीरे फुसफुसाहट की आवाज़ भी कई गुना तेज हो जाती है और उसकी प्रतिध्वनि कई बार गूंजती है, अर्थात रिपीट होती रहती है। गोल गुंबद मध्यकालीन भारत में प्रचलित अनेक वास्तुशैलियों का सुंदर संगम है। ठीक है, तो ये थे हमारे कंप्लीट टॉपिक्स इंडो इस्लामिक वास्तुकला। थैंक यू। और आगे हम स्टार्ट करेंगे, आज हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है आर्ट एंड कल्चर की। आगे आप दिवाली की छुट्टी के बाद हम लोग आपको मैं पढ़ाऊँगी आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया बुक, तो आप प्लीज़ इसको रिवाइज़ कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि नेक्स्ट वीक से आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। सो थैंक यू, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको डेली क्विज देखने को मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगी। थैंक यू सो मच।